हेलो एवरीवन। आज जो हम लोगों ने सुबह में क्लास अटेंड करी थी, तो उसके रिलेटेड हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट काइंड ऑफ हम लोग सॉल्व करेंगे। करीब करीब इसके अंदर आपके 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो इसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि किसका आप अपना जो सही सही स्कोर है वो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ऊषा, एक सेकेंड जी। ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। तो वो क्या कर रही है? स्कीमा जो होते हैं पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा हुआ होगा स्कीम क्या होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रही है? व्यवस्थापन कर रही है, समावेशीकरण कर रही है, समायोजन कर रही है, या पहचान? तो ये कर रही है समायोजन। ठीक है, समायोजन का मतलब होता है एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेट कर रही है, उसको मिला रही है, नई विशेषताओं को अपने चिंतन में ऐड कर रही है, तो उसको बोलते हैं समायोजन। ठीक है, तो ये प्याजे ने ये सारा चीज़ें दिया था, समायोजन, व्यवस्थापन, समावेशीकरण, प्याजे का दिया हुआ है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? ठीक है, तो सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अनुभव की बात तो की है प्याजे ने। ठीक है, और संतुलनीकरण की भी बात की है, यानी कि इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम बनाने की भी बात की है। तो क्या नहीं होगा? सामाजिक संचरण इसका सही आंसर होगा, सामाजिक संचरण। अगले में बात करते हैं शिक्षा के तीन प्रमुख आधार। तीन प्रमुख आधार हमने सुबह ही पढ़ा था, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आपका, इसको आपने पढ़ा होगा, जॉन डीवी ने दिया था कि ये त्रिमुखी प्रक्रिया होती है ना, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। ये आपका दिया था जॉन डीवी ने। ठीक है, अगला है विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास में वृद्धि का क्या मतलब है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो बिल्कुल हमने ये पढ़ा था, चौथा आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। जब विकास में वृद्धि का मतलब होता है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो कौन सा नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो सही आंसर क्या होगा? दल या समूह में रहने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था में ये नहीं होता, ये आपका आता है उत्तर बाल्यावस्था में। कब आता है? उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छठा क्वेश्चन है अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, ये कथन किसका है? तो जो कथन वाले क्वेश्चंस हैं ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस है, स्किनर का कथन है, ये हमने सुबह पढ़ा था। निम्नलिखित में से किसे ज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? तो ज्ञान का कारक क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना या डर। क्रोध, भूख और डर, ये संज्ञान का कारक, ये संज्ञान के कारक मतलब होते हैं। स्थान छोड़ना संज्ञान का कारक नहीं माना जाता, तो आंसर सी हो जाएगा। आठवां है डैश प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं? अध्ययन, अधिगम, मूल्यांकन, निरीक्षण। तो किससे जुड़े हुए होते हैं? अधिगम से जुड़े हुए होते हैं। अगला अधिगम का पठार। पठार क्या होता है? देखिए, जब सीखने की जो जब हम सीख रहे होते हैं, अधिगम जब कर रहे होते हैं, तो पठार जब बन जाता है, यानी कि जो सीखना है वो एक ही जगह पर रुका हुआ है, ना वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पठार, बोलते हैं उसको सीखने का। ठीक है, तो पठार में क्या है? अधिगम की समाप्ति। अधिगम का पठार का मतलब है कि अधिगम की समाप्ति हो गई, अवरुद्ध वर्धन हो गया, दोष हो गया या अवरोध हो गया। तो इसका सही आंसर होगा कि अवरुद्ध वर्धन हो गया, यानी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, उसी जगह पर आपका अधिगम एक तरह से चल रहा है। अगला क्वेश्चन है एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुबंध रहित उद्दीपक। ठीक है, क्योंकि उद्दीपक में कोई फेर बदल नहीं किया जा रहा है, जिससे कि जो ये आपका अनुक्रिया अनुबंध का सिद्धांत है, तो अनुक्रिया जो है वो अनुबंध रहित हो जाती है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये किया गया है वॉल्फगेंग कोहलर के द्वारा।
तो इन्होंने दिया था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इन्होंने दिया था सूझ का सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। और इन्होंने एक बुक लिखी थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी करके, एक बुक लिखी थी। कब लिखी थी? 1959 में इन्होंने एक बुक लिखी थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, उसमें इन्होंने अपना सूझ के सिद्धांत के बारे में बताया था। आगे देखते हैं व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है। व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है? तो ये आपका आता है सीखने के गतिक क्षेत्र में। ठीक है, गतिक गतिक में आपका आ जाएगा चलना, बच्चा जब चलता है। ठीक है, खड़ा होता है। और जो उत्कृष्ट उत्कृष्ट गतिक होता है उसमें आपका आता है वस्तुओं तक पहुंचना, उनको छूना पकड़ना, ये सारी चीज़ें उत्कृष्ट में आती है। तो व्यवहार का करना ये आता है आपके सीखने के गतिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं, लिख कर सीखते हैं। तो किससे सीखते हैं? इसमें आंसर हो जाएगा मूर्त अनुभवों से। कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं अमूर्त अनुभवों से कैसे सीख सकते हैं? ये तो आपका किशोरावस्था में आता है। ठीक है, पढ़ कर लिख कर नहीं सीख सकते, मूर्त अनुभव जो है उनसे ही वो सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है शिक्षण की योजना विधि में शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की क्या भूमिका है? विद्यार्थी से भी सक्रिय भूमिका, समस्या समाधान करने वाला, मित्र, दार्शनिक, निर्देशक या कर्तव्य मूलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर ये सी ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षण की योजना विधि जो होती है, ठीक है, योजना विधि में शिक्षक की भूमिका होती है मित्र, दार्शनिक और निर्देशक की। ठीक है, ये आपका जो है प्रोजेक्ट मेथड इसको बोलते हैं, इसको किलपैट्रिक का नाम आपने सुना होगा, किलपैट्रिक ने दिया था। ठीक है, किलपैट्रिक ने दिया था। अगला देखते हैं प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है। अगर आप प्राथमिक कक्षा के शिक्षक हैं तो किसका ज्ञान होना सबसे ज़्यादा जरूरी है? बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा दर्शन, स्वास्थ्य दर्शन या सामाजिक विज्ञान। तो सबसे ज़्यादा आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है, इसीलिए आपका पेपर भी यूपी टेट में ये पूछा जाता है। विशेष शिक्षा किससे संबंधित होती है? प्रतिभाशाली बच्चों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा या विकलांगों के लिए शिक्षक शैक्षिक कार्यक्रम। तो विशेष शिक्षा जो होती है विकलांगों के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से विकलांग हो, जो विशेष क्षमताओं वाले, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं, ठीक है, उनकी क्षमताओं, उनकी योग्यता के अनुसार जब शिक्षा दी जाती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से अक्षम हो, ठीक है, तो ऐसे बच्चों के, विकलांगों के लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं वो विशेष शिक्षा होती है। अगला आ जाता है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसको दी जानी चाहिए? सामान्य बालकों को, पिछड़े बालकों को, मंद बुद्धि बालकों को या प्रखर बुद्धि बालकों को। तो ये आपकी दी जानी चाहिए पिछड़े बालकों को। ठीक है, हस्तशिल्प सिखाना चाहिए, कोई स्किल सिखानी चाहिए हाथ की, जिससे कि वो आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें। अगला क्वेश्चन है बुद्धि क्या है? एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, अंगीकार करने की क्षमता, सीखने की क्षमता या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि, ये सभी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया था। बुद्धि का एकल घटक है ना, ये किसने दिया था? ये आपका दिया था अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, इनको तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अगला है आपका व्यक्तित्व मापन की CAT विधि दी गई थी। व्यक्तित्व मापन की विधि दी गई थी बैलक द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण की खेल विधि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित है, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो यह आधारित है आपके विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है आपका विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है। ये क्वेश्चन हमने आज सुबह की क्लास में किया था कि विकास का जो संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपन का वही संबंध आपका प्रतिक्रिया से हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आज की क्लास में किया था। नेक्स्ट आ जाता है अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वन मानुषों पर। इन्होंने, इनका एक बंदर था, ठीक है, सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, तो उस पर इन्होंने किया था। अगला देखते हैं बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को आर्थिक तत्व हैं, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हैं, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व,
तो ये है आपके सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, यानी सामाजिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका हमेशा पूछा जाता है। डिसलेक्सिया में क्या है, पढ़ने या वर्तनी में जब कठिनाई होती है कोई चीज़ को, तो ये आपका हो जाता है डिसलेक्सिया। जो तारे ज़मीन पर मूवी में उसमें बच्चे को रहती है, वो है डिसलेक्सिया। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन या ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सभी। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें अभिप्रेरणा के घटक हैं। ज़रूरत है, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, इन सभी की ज़रूरत होती है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। तो इसमें है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगीकरण। ठीक है, मानवीय मूल्य जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी अंगीकृत होते हैं। ठीक है, उनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो ये मानवीय मूल्य का इसमें हो जाएगा अंगीकरण। नेक्स्ट है पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। पर्यावरण के साथ जब सामंजस्य होता है तो ये क्या कहलाता है, इसे कहा जाता है व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व यानी आपकी जो पर्सनालिटी है। नेक्स्ट है कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। तो ये एक तत्व, द्वितत्व, बहुतत्व, ये तो तीनों बुद्धि के सिद्धांत हैं। तो कौन सा नहीं है हमसे पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये आपका नहीं है प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो ये थे आज के आपके 30 क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस सेट में हमने किए हैं। इन क्वेश्चंस को एक बार आपको ज़रूर देख लेना है। कुछ इसमें से ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, फिर शिक्षा का आधार है। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको आप एक बार ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।